हेलो बच्चों, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं जितेश मोगरा जेएमआर सर आपके लिए 27 जैन 2024 जेई मेंस की जो सेकंड शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट उसके फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने मेमोरी रिटेंशन के थ्रू कलेक्ट करे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ डेटा या कुछ ऑप्शंस क्वेश्चन के साथ एग्जैक्टली मैच न करें। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टी हाफ। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है चलिए एक बार देखते हैं। तो आई कैन सिंपली राइट, देखिए इसे अगर मान लीजिए अपने को पहले कंप्लीशन की बात करनी है 99.9% कंप्लीशन, दूसरी बार में जो हम बात करेंगे दैट इज टी हाफ। हम इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि 1/k ln ऑफ ऊपर आ जाएगा अपने पास में 100। 99.9% कंप्लीट हो चुका है तो आई कैन से कि 0.1% का कंप्लीशन बचा होगा। ठीक है, टी हाफ की टर्म में जब हम लिखेंगे तो वी कैन राइट द वैल्यू एज 1/k टाइम्स ln 2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। अगर ln की जगह हम इन कैलकुलेशंस को log में कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा सा सी चीजें सिंप्लीफाइड होकर आ जाएंगी। वी विल हैव द वैल्यू लाइक log ऑफ 10⁻³ ओवर log 2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए log ऑफ 10⁻³ जो है दैट इज गोइंग टू बी 3, log 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 निकल कर आ जाएगी, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 10। इसका मतलब 99.9% कंप्लीशन का जो टाइम है दैट इज कमिंग आउट टू बी 10 टाइम्स द टी हाफ। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही निकल कर आ जाता है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड है। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर से ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब बेसिकली हमसे ये बोला जा रहा है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 के बराबर निकल कर आ रहा होगा। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम देखें, देखिए CO2 जो है वो लीनियर शेप का होता है, इसलिए हमें पता है उसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाने वाला है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं H2, तो इसका तो बॉन्ड ही नॉन पोलर नेचर का है, दोनों एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसका नेचर भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट में मीथेन की बात कर रहा हूं। मीथेन की शेप टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल शेप है, इसीलिए सारे वेक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड द डायपोल मोमेंट विल बी 0। द शेप इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। BF3 की बात करें, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, अगेन सिमेट्रिकल है, ऑल वेक्टर्स विल गेट कैंसल्ड आउट, सो दिस शुड आल्सो बी आवर आंसर। शेप जो अपने पास आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर ऐसा केस है तो आई कैन सिंपली से दैट 4 स्पीशीज ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो नॉन पोलर नेचर के हैं, जिनका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, 0 निकल कर आएगा। अगर ऐसा है तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, 4, और यही मॉलिक्यूल्स होंगे जो नॉन पोलर नेचर के होंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 से ये क्वेश्चन था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। क्लास 12 सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला हुआ है आपसे, आपको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, कितना, 84 ग्राम NaOH का इस्तेमाल करते हुए। नाउ आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनकर आएगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है हम वहीं से चीजों को शुरू कर सकते हैं। मोलैरिटी वी नो इट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो बताइए, देखिए मोलैरिटी की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी हुई है 3 के बराबर, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपको सोल्यूट का मास दिया हुआ है 84 के बराबर, NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या फॉर्मूला मास जो होता है दैट इज 40। ऊपर आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां से अब सॉल्व करते हैं तो वी सी दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कम्स आउट टू बी 0.7 लीटर। उन्होंने यहाँ पे 10⁻⁻1 के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए बोला हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा जो आंसर होएगा दैट इज गोइंग टू बी 7 × 10⁻⁻1, मेकिंग 7 एज द करेक्ट आंसर। क्लास 12 का जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दे रखे हैं एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग जो केमिकल रिएजेंट्स उसमें यूज करे जाते हैं उसके साथ इनको मैच करना था। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है, देखिए इनकरेक्ट मैच कौन सा है, गलत वाली मैचिंग कौन सी दी हुई। ठीक है, देखिए पहला बोला हुआ है हेबर्स प्रोसेस, हम जानते हैं इसके अंदर आयरन कैटलिस्ट यूज किया जाता है, साथ में मोलिब्डेनम प्रमोटर भी यूज करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। पॉलीथीन के अंदर इन्होंने बोला हुआ है, देखिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं एंड दे आर सेइंग दिस इज द फॉर्मूला, हम जानते हैं ये वाली बात भी सही है। वैकर्स प्रोसेस की जो बात बोली हुई है उसके अंदर दे आर गिविंग द कैटलिस्ट या दे आर गिविंग द रिएजेंट एज PtCl2, ये गलत बात है, यहां पे PtCl2 की जगह PdCl2 होता तो ये ऑप्शन सही होता। डी ब्लॉक क्लास 12th NCERT के अंदर लास्ट में जो यूजेस वगैरह दिए हुए हैं उसके अंदर ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है एंड द रिएजेंट हैज टू बी PdCl2, द कैटलिस्ट हैज टू बी PdCl2, इन्होंने PtCl2 दे रखा था इसलिए ये गलत है, हमें गलत ऑप्शन ही आइडेंटिफाई करना है, सो थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल में इन्होंने बोला हुआ है 1 मोल PbS है, वो X मोल O3 से ऑक्सीडाइज हो रहा है, लिबरेटिंग Y मोल O2, हमसे पूछा जा रहा है X प्लस Y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है, चलिए एक बार रिएक्शन लिखते हैं, PbS जब ऑक्सीडाइज होता है तो किस तरीके का रिएक्शन होकर आएगा। हम देखते हैं PbS जब ऑक्सीडाइज होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू PbSO4, साथ में हम देखते हैं कि 4 मोल्स O2 गैस इवॉल्व होकर आ जाती। ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन, हमें क्वेश्चन के अंदर यही बोला हुआ है कि PbS के हमने कितने मोल लिए हुए हैं, 1 मोल लिया हुआ है। अब अगर 1 मोल PbS है तो बताइए कितने मोल O3 के साथ कंबाइन कर रहा है, 4 मोल O3 के साथ कंबाइन कर रहा है, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ X। एंड आगे हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 4 मोल्स O2 के बनकर आ रहे हैं, दिस 4 विल कॉरेस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ Y। देखिए X भी 4 आ गया, Y भी 4 निकल कर आ गया, सम अप कर देंगे तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 8 हमारा आंसर हो जाना चाहिए, X प्लस Y इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू अपने पास ऑब्टेन होकर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये सवाल जो है क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। देखिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ठीक है, चलिए एक बार इस कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, प्लैटिनम है। देखिए चार्ज बैलेंस अगर मैं यहां पे करूं तो आई कैन सिंपली से X, अमोनिया पे कोई चार्ज है नहीं, ठीक है, Cl के कारण -1 का चार्ज आएगा, CH3NH2 मिथाइल अमीन दे रखा है, दिस इज अगेन न्यूट्रल, बाहर एक और Cl है, देखिए -1 आ गया इज इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड इज 0। तो यहां से हम देख सकते हैं कि प्लैटिनम जो आ रहा है X की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, इसका मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज प्लैटिनम +2। अब प्लैटिनम +2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 5d8। अब देखिए अगर 5d8 कॉन्फ़िगरेशन है और हमको ये भी दिख रहा है साथ में कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे, आप देख लीजिए यहां पे 2 अमोनिया लिगेंड है, एक Cl लिगेंड है और एक मिथाइलअमीन लिगेंड है, 4 लिगेंड है, चारों एक एक लोन पेयर डोनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अब 5d8 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर हो रहा है तो हमें यह पता है कि यहां पे पेयरिंग करवाने के बाद में, पेयरिंग क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 5d सीरीज के सेंट्रल मेटल एटम्स जितने भी होते हैं उनके साथ सभी लिगेंड्स पेयरिंग करवा देते हैं। अगर ऐसा है तो बताइए यहां पे क्या हो जाना चाहिए, पेयरिंग हो जानी चाहिए। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो आई कैन से दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए तो 4 ऑर्बिटल्स की ही रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब एक d ऑर्बिटल वेकेंट रह जाएगा। अगर एक d ऑर्बिटल वेकेंट रह गया तो आई कैन से व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, dsp2। एंड हम एक बात और सोच सकते हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे के सारे पेयर अप हो जा रहे हैं देन व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। देखिए एक बार, ये रहे हमारे पास 5d के ऑर्बिटल्स एंड मैं इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज होकर आ जाएंगे। अब बताइए यहां पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आई कैन से n इज इक्वल टू 0, नेचर डायमैग्नेटिक ऑब्टेन होकर आ रहा है। हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो म्यू की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आने वाली है, 0 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर ही वैल्यू आने वाली है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 0। ठीक है, देखिए जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एफ ब्लॉक से रिलेटेड था, डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए S1 S2 दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले ये बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ Ce4+ इज फेवर्ड बाय इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली बात बिल्कुल सही है। सीरियम 4+ जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन के जैसी होती है। अब आपको पता है ज़ेनॉन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए होता है, इसीलिए सीरियम 4+ फॉर्म होकर आएगा, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। देखिए तो पहला स्टेटमेंट कैसा आ रहा है, सही स्टेटमेंट ऑब्टेन होकर आ रहा है। चलिए दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरे में इन्होंने बोला हुआ है सीरियम 4+ एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कन्वर्ट्स टू सीरियम 3+। ठीक है, आपको शायद ध्यान होगा ये वाली बात कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रख रहे होते हैं। अब अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है तो +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चाहेगी, अपने आप को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा है तो आई कैन सिंपली से कि सीरियम +4 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। यही इन्होंने क्वेश्चन में बोला भी है। ये खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, सीरियम +3 के अंदर, जो पूरे लैंथेनाइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे इसी तरीके कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे कि S1 ट्रू, S2 ट्रू, S1 ट्रू, S2 फॉल्स, समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, सही स्टेटमेंट्स ऑब्टेन होकर आ रहे हैं। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बोथ S1 एंड S2 करेक्ट इज द आंसर। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये कैसे देखा जा सकता है, चलिए अपने को पता भी है। देखिए वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यही देखते हैं जनरली अपना एलिमेंट किसमें होना चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होना चाहिए, तब वो मटेरियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलेगा। चलिए स्पीशीज देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे चीजों को। देखिए सबसे पहले इन्होंने यहां पे बोला हुआ है मैंगनीज का परमैंगनेट आयन। मैंगनीज यहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैंगनीज। इसका मतलब ये तो पक्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और काफी फेमस भी है, हम सब जानते भी हैं, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए N3 नेगेटिव की बात कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए ये तो नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बताइए अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला स्पीशी है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये तो कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बताइए क्या बोल सकता हूं मैं इसके बारे में, कांट गेट रिड्यूस्ड। और अगर खुद रिड्यूस नहीं हो सकता तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कांट बिहेव एज OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। सेकंड ऑप्शन हमने चेक किया, यही आंसर निकलकर आ जा रहा है। फर्दर अगर हम देखें, देखिए ब्रोमीन यहां पे दिया हुआ है किसमें, +5 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। हमें ये पता है कि ये +5 से कहां तक आ सकता है। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो ब्रोमीन कई सारे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, जैसे +3, then +1, then we can even have it in -1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं it can get reduced। कैन गेट रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, यहां पे आ जाएगा हमारे पास में कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पे भी हम देख सकते हैं सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6। अगर +6 का ऑक्सीडेशन नंबर है देन इट कैन बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमसे पूछा हुआ है कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। फाइनली द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द सेकंड ऑप्शन, N charge 3- nitride ion, minimum oxidation number, so can't behave like a oxidizing agent। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर इज। देखिए यहां पे आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी। अब ये वाली बात बच्चों को बताई जाती है क्लास 12th सॉल्यूशंस चैप्टर जो है उसी के अंदर स्टार्टिंग में ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बातचीत करी हुई है। आपको ये पता होगा जिस भी अगर ये बोल रहे चेंजेस विद टेम्परेचर, तो हमें ये याद आना चाहिए कि पक्का कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा तो हम देखेंगे टेम्परेचर के चेंज के साथ वैल्यू चेंज होकर आएगी।
अगर ऐसा है तो बताइए यहां पे क्या आप देख पा रहे हैं, क्वांटिटी है मोलैरिटी, हमें पता है इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे जो हमारे पास आ जाता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है तो आई कैन सिंपली से कि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर चेंज करने पे इस वैल्यू में चेंज आएगा। अगर ऐसा है तो बताइए पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया, चेंजेस विद टेम्परेचर, द आंसर शुड बी क्या, मोलैरिटी। बाकी क्वांटिटीज को अगर आप देखेंगे तो किसी की भी फॉर्मूले के अंदर या किसी की भी डेफिनेशन के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इन क्वांटिटी की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कौन सी क्वांटिटी चेंज होने वाली है, मोलैरिटी वाली जो क्वांटिटी है वो चेंज होकर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यह क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा अगर हम pH बराबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें नर्स्ट इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड ये वाला सवाल था। चलिए देखते हैं एक बार क्या कर सकते हैं। मुझसे क्या किया हुआ है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए बोला हुआ है। चलिए इक्वेशन लगाते हैं, यहां पे E की वैल्यू हमको निकालनी है, दैट शुड बी इक्वल टू E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस 0.059 ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, यहां पे लिख देंगे, और लॉग टू द बेस 10 QPC की टर्म में अपने को एक्सप्रेशन लिख देना चाहिए। चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। यहां पे साइड में अपन एक बार रिएक्शन भी लिख लेते हैं जो यहां पे इन्वॉल्व होगी। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, हाफ H2 बनकर आ जाएगा। चलिए इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। ये वैल्यू हमको निकालनी है। आपको पता है हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सारी टेम्परेचर्स पे द वैल्यू इज 0, तो ये 0 हो गया, माइनस 0.059 ओवर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, यू कैन सी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज लॉग टू द बेस 10 QPC दिया हुआ है। देखिए यहां पे जो एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ऊपर जो आएगा दैट इज प्रेशर ऑफ H2 पावर हाफ, नीचे जो आएगा दैट इज H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, डेटा सफिशिएंट नहीं लग रहा है लेकिन वी एक्सपेक्ट कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 के बराबर ही दिया हुआ होगा। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर दी हुई है देन वी डोंट नीड टू इन्वॉल्व इट इन कैलकुलेशंस। हाँ, pH 3 दी हुई है, इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻³ के बराबर इन्वॉल्व होकर आ जाएगी। यहां से अगर हम इसको मूव करवाएं तो जो पोटेंशियल हमारे पास ऑब्टेन होकर आ जाता है, देखिए एक बार 10⁻³ नीचे है, ऊपर मूव करेगा 3 आगे जंप कर जाएगा, सो देन द वैल्यू शुड बी 0.059 इंटू 3 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो जो रिजल्ट निकल कर आता है दैट कम्स आउट टू बी 0.059 है, 0.06 माना जा सकता है इसको, 3 के साथ रिलेट कर लेंगे तो 0.18 आना चाहिए, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 0.177। ये वोल्टेज के बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया हुआ है। ये हमने अज्यूम किया यहाँ पे कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर शायद 1 atm या 1 बार के बराबर दिया हुआ होगा। यूजिंग दैट वी कैन कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 3, दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। दिस इज द वैल्यू, यहाँ पे साइन नेगेटिव आना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इन विच सेंट्रल एटम इज इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए कुछ स्पीशीज आपको दिए हुए हैं, यहां दोनों कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड हैं, केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल ही, बट एक चैप्टर क्लास 11th का है, एक चैप्टर क्लास 12th का है, दोनों को कंबाइन करके वाला सवाल पूछा हुआ है। चलिए एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। SF6 की बात करी हुई है, आपको पता है यहां पे जो स्टेरिक नंबर आएगा सेंट्रल एटम का दैट इज गोइंग टू बी 6 बिकॉज ऑफ द 6 अटैच्ड एटम्स, नो लोन पेयर, सो स्टेरिक नंबर 6 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d2, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं BRF5 सॉरी, इसके अंदर अगर हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे देन द एटम्स अटैच्ड आर 5, साथ में Br पे एक लोन पेयर भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगी स्टेरिक नंबर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग दैट विल बी द सेम जो ऊपर आई, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, PtCl4 2 नेगेटिव। अब ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से हैं।
अगर ऐसा है तो चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में। यहां पे देखते हैं, देखिए प्लैटिनम किस में है, +2 में है। प्लैटिनम +2 का मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 5d8। साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने ऐसे एक एग्जांपल लिया था, 5d8 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हम बोलते हैं यहां तो सारे लिगेंड पेयरिंग करवा देते हैं। अगर पेयरिंग करवा देंगे तो बताइए यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बोला ना उन्होंने तो d2sp3 बोला है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो वैसे तो यहां पे हम एलिमिनेशन के थ्रू ही देख सकते हैं दैट दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। स्टिल एक बार करके देख लेते हैं। यहां पे देखिए कोबाल्ट जो है हमारे पास में +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, कोबाल्ट +3 का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6। साथ में आप देखिए 6 अमोनिया दिए हुए हैं, मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्व, 6। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए यहां पे पेयरिंग होकर आ जाएगी। अब बताइए अगर पेयरिंग हो जानी चाहिए तो व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। यहां हम बोल सकते हैं कि T2G की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग के हिसाब से फिल होंगे, तो इट शुड बी T2G 222 EG00। अब ये दोनों d ऑर्बिटल्स एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये वेकेंट है, और अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं दे कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो वी कैन सिंपली से व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन हियर, D2sp3 शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास ऑब्टेन होकर आ जाएगी। ठीक है, ओके, यही हमसे पूछा भी गया था कहां D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको यह हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट थे, केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से था। हमें क्वेश्चन के अंदर क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री, डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा S दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, हमसे लॉग K पूछ रहे हैं। log K means K is actually your equilibrium constant। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, देखिए हम थर्मो के अंदर एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर ये रिलेशन लिखवाते हैं, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log टू द बेस 10 K इक्विलिब्रियम, ये रिलेशन लिखवाया जाता है। नो अगर हम थर्मो का यहां पे इन्वॉल्वमेंट कर लें तो डेल्टा G0 का जो एक्सप्रेशन होता है, वी नो इट इज सिंपली डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, दैट शुड बी इक्वल टू -2.303 RT log K। log K की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। चलिए बाकी सबकी वैल्यूज प्रॉपर यूनिट के साथ पुट कर देते हैं। डेल्टा H0 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 77.2 माइनस टेम्परेचर दिया हुआ है 300 के बराबर, डेल्टा S0 की वैल्यू 122 के बराबर दी हुई है, बाय 1000 हमारे पास आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेटा किलोजूल का है जबकि ये डेटा जूल में दे रखा है। हमने दोनों को क्या कर लिया है, किलोजूल के फॉर्म में रिलेट कर लिया है यहां पे। ठीक है, और अदर बेटर रहेगा कि हम इसको जूल्स के अंदर ही कन्वर्ट कर लें और वहीं से ही कैलकुलेशंस करें। जूल्स के अंदर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 1000 या फिर हम इधर डिवाइड कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, क्या वैल्यू लिखी जा सकती है आगे, -2.303 RT, R की वैल्यू 8.314 हो जाएगी। उधर का सारा डेटा किलोजूल में है तो हमें इधर भी 1000 से डिवाइड कर देना चाहिए, एंड आगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी -2.303 R, वी आर लेफ्ट विद T हमें यहां पे पुट करना है। तो एक बार देखते हैं जल्दी से, T जो हमारे पास ऑब्टेन होकर आएगा दैट इज गिवन टू यू एज 300 केल्विन। देखते हैं क्या वैल्यू ऑब्टेन होकर आने वाली है, लेट अस सी दैट। 2.303 R T, आगे आ जाने वाला है क्या, log K। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े से कैलकुलेशन ज्यादा थे। हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के अंदर पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज इसके अंदर काफी सारा टाइम कंज्यूम हो जाता। ठीक है, यहां से जब सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू ने अपने पास निकल कर आएगी दैट इज गोइंग टू बी log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेशंस वैसे बहुत ज्यादा हैं। द रिजल्ट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक -0.62 के आसपास वैल्यू निकल कर आ रही होती है।
एग्जैक्टली उन्होंने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था ये भी प्रॉपरली नहीं, मतलब यहाँ पे अभी हमारे पास मेंशन नहीं है, तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू, सो यू कैन डू द कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ, जो बहुत भयानक से नजर आ रहे हैं, पर हाँ अगर आप कैलकुलेशंस कर लेंगे तो यू विल गेट द अप्रोप्रिएट आंसर हियर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।